नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 2 नवंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूज़, इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाई 2070 सेज पीएम मोदी। देखिए COP26 चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। इससे रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ हमने कवर किया। जितने भी न्यूज़ हमने कवर किया वो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ द मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ। तो इससे रिगार्डिंग या फिर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए सारे कंट्रीज मिलकर जितने भी मेशर्स अडॉप्ट कर रहा है, जितने भी टारगेट्स बना रहा है, वो सारे एटलीस्ट हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके रख दीजिएगा, क्योंकि आपके मेंस के आंसर राइटिंग में ये सब काम आने वाला है। अब देखिए, इंडिया की तरफ से एक नया कमिटमेंट आया है। देखिए COP26 में मंडे तक इंडिया की तरफ से नेट जीरो एमिशंस के रिगार्डिंग कोई कमिटमेंट नहीं था। इंडिया ने COP26 शुरू होने से पहले ही बोल दिया था, ये जो नेट जीरो एमिशंस टारगेट आप बोल रहे हो, ये हमारे लिए नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। उतना कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करना जितना हम एमिट करते हैं, जिसे हम नेट जीरो एमिशंस बोलते हैं, वो हमारे लिए नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। फिर मैक्सिमम कंट्रीज ने कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिया था, जैसे चाइना ने 2050 बोला था। तो इंडिया ने भी अभी क्या डिसाइड किया, एक टारगेट दे ही दिया। पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया कि नेट जीरो एमिशंस टारगेट हम अचीव करेंगे 2070 तक। ठीक है, अब देखिए पीएम मोदी जी ने क्या क्या बोला। 2030 तक इंडिया विल इंश्योर 50% ऑफ एनर्जी विल बी सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, 2030 तक हम 50% हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से करेंगे। वैसे हमारी टारगेट जो है 450 गीगावाट का है। कब तक? 2030 तक। ऑलरेडी हमने करीब 150 गीगावाट शायद अचीव कर लिया है। ठीक है, तो इंडिया ने यह भी बोला है हम अपना कार्बन एमिशंस रिड्यूस करेंगे अंटिल 2030 बाई ये बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस करेंगे एमिशंस जो है। और जीडीपी के हिसाब से बात करें तो हम एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी लेस देन 45% करेंगे, बेसिकली रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और इंडिया की टारगेट है 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। ये 50 गीगावाट इंक्रीज फ्रॉम इट्स एक्सिस्टिंग टारगेट्स। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम जितने भी डिस्कस किए थे उसमें हमने बोला था 2030 तक इंडिया का जो टारगेट है वो 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। अब पीएम मोदी जी ने ये अनाउंस कर दिया दुनिया के सामने कि 50 गीगावाट हम ज्यादा करेंगे बेसिकली। तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? अभी से 500 गीगावाट होगा, 450 प्लस 50। ठीक है, एंड ही एडेड दैट इन स्पिरिट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस रिच डेवलप्ड कंट्रीज ought टू बी प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 1 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो वही बात है दोस्तों जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में बोला था, डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देने हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम करना है। बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस अगर कम करना है तो टेक्नोलॉजी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो जितने डेवलप कंट्रीज है जो ऑलरेडी पिछले कुछ डिकेड्स में इतने सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करके बैठे हैं, और उनको ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्हें पैसे देना होगा। ये पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में वादा भी किया था डेवलप कंट्रीज ने। तो अगेन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो इंटरनेशनल फोरम में ये बोल रहे हैं आपने जो कमिट किया था उससे ज़्यादा ही देना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी वजह से अब ये प्रॉब्लम हुआ है। आपको ही सोल्यूशन लेके आना है। आप पूरा ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिट करके बैठे और हमें बोल रहे हो आप फॉसिल फ्यूल जलाओ मत, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज मत करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पैसे देना होगा। ठीक है, तो मोदी जी ने फिर से बोला है, केवल मोदी जी ने नहीं, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज के लीडर्स ने उन्होंने ये फिर से बोला है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे का कुछ नहीं होगा। पर देखिए नेट जीरो एमिशंस के बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। अगर हम नेट जीरो एमिशंस 2050 तक भी करेंगे ना, तो हमारी जो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर्स को कंटेन करना है, बेसिकली जो राइसिंग टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें कंटेन करना है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के हिसाब से। तो वो अगर पॉसिबल होना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम नेट जीरो एमिशंस अचीव करो कम से कम 2050 तक। तो इंडिया ने बोला 2070 तक, उससे पहले इंडिया के लिए वो पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मोदी जी ने यह भी बोला कि सस्टेनेबल मोड्स ऑफ लिविंग बीइंग प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन रीजनल कम्युनिटीज ought to be made part of school curricula, and the lessons from India's efforts at adaptation in programs such as Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission, Mission Ujjwala ought to be popularized globally। देखिए ये काफ़ी सारे टारगेट्स वाला बना रहा है, काफ़ी सारे प्लान्स बना रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, पर इंडिया ऐसा एक देश है जहां बहुत सारे अच्छी पॉलिसीज चल रहा है एक्चुअली ये जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। हमारी जो जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, मिशन उज्ज्वला है, ये सब क्या है ना, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ है और इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी तरह आ भी रहा है हमारे देश में। तो मोदी जी ने यह बोला हमारी ये सब पॉलिसीज ग्लोबली पॉपुलराइज करो और आप लोग भी इसी तरह कुछ पॉलिसीज अपने कंट्रीज में लेके आओ, ताकि हम एक साथ एक कॉमन टारगेट के लिए फाइट करेंगे, बेसिकली क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे। तो ये मोदी जी ने बोला है। तो
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो 500 गीगावाट का अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 क्लाइमेट चेंज में आपको ये न्यूज काम आएगा। अगला न्यूज है G20 समिट अडॉप्ट्स रोम डिक्लेरेशन। देखिए G20 समिट खत्म हुआ है, इस बार इटली के कैपिटल रोम में हुआ था, क्योंकि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास था, इससे पहले सऊदी अरेबिया के पास था। हर साल होता है G20 समिट। तो अक्टूबर 31 को ये खत्म हुआ। तो ड्यूरिंग द समिट रोम डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। रोम डिक्लेरेशन नाम इसलिए हुआ क्योंकि इटली के कैपिटल रोम में ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था। अब देखिए व्हाट इज रोम डिक्लेरेशन। बेसिकली दोस्तों, ये समिट के दौरान जितने भी लीडर्स है, दे एलॉबरेटेड डेलिब्रेशंस ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। लाइक कौन कौन से इश्यूज में एक्चुअल डेलिब्रेशंस हुआ। देखिए फाइटिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ऑब्वियस ही बात है, कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम चला है तो इसके अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकता है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशंस हुआ। इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना प्राइम प्रायोरिटी होनी चाहिए जितने भी कंट्रीज है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक हमें यह सिखाया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। जितने कंट्रीज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कोविड-19 पैंडेमिक से। जिनका खराब था या फिर एवरेज था उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर नेशंस, मतलब G20 में जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। एंड फाइनली फर्दरिंग इनोवेशन, इनोवेशंस को और प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये सब बॉल बचन वाली बातें दोस्तों। इस तरह की जब भी कोई इंटरनेशनल मीटिंग्स रहते हैं तो यही इश्यूज के ऊपर नॉर्मली बातें होती हैं। अब तो कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम चला, इसलिए कोविड-19 एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी डिस्कशंस हुआ, बस, ठीक है। तो रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ है। अब रोम डिक्लेरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट्स तो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फिर भी आप जान के रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज कॉल्ड फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। देखिए G20 मेंबर कंट्रीज में मैक्सिमम जो है डेवलपिंग कंट्रीज है। हाँ वैसे डेवलप कंट्रीज भी है जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पर मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज भी है। तो इन्होंने एक साथ ये बोला डेवलपिंग वर्ल्ड का या फिर डेवलपिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल डेवलप्ड नेशंस का एक डोमिनेशन चल रहा है ना दोस्तों। जितने भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स उनका है, जैसे G7 है या ये जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड साइन हुआ है, इसमें भी जो तो दोस्तों रोम डिक्लेरेशन में जो 16 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स है इसके बारे में इधर लिखा है। बेसिकली दिस एम्स टू गेट जॉइंट एक्शन फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस। फ्यूचर में कोई हेल्थ क्राइसिस नहीं होनी चाहिए जैसे कि अभी हुआ था। एंड टू बिल्ड ए सेफर, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। एक सेफर, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स इसमें लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, बेसिकली आपको यही मालूम होना चाहिए कि ये 16 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स किसके ऊपर है, क्योंकि आप देखोगे थोड़ा सा उन्होंने घुमा फिरा के लिखा है। बेसिक पॉइंट वही है कि हेल्थ क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ करना है, उसके लिए कुछ पहला 5 पॉइंट है। फिर सेफर, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो सारे लिखा है, आप पढ़ सकते हो। एंड पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 में इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है गाइड फॉर सेफ रेस्क्यू रिलीज ऑफ गैंगस रिवर डॉल्फिन्स। देखिए दोस्तों, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक गाइड रिलीज किया है फॉर द सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज ऑफ स्ट्रैंडेड गैंगस रिवर डॉल्फिन। आप सबको मालूम है गैंगस रिवर डॉल्फिन जो है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे मेजर्स हुआ है। तो आप जाके गाइड फॉर द सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज किया है। अब ये क्या है, बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, ये जो गैंगस रिवर डॉल्फिन है हमारे रिवर्स में से कभी कभी इरिगेशन कैनाल्स में घुस जाता है। अब एक बार ये कैनाल्स में घुस जाता है, इसके बाद वो वापस नहीं आ पाता, क्योंकि कैनाल में पानी जो है इस तरह फ्लो होता है, तो डॉल्फिन्स जो है वो वापस मतलब रिवर्स में आ नहीं पाते, तो यही ये फंस जाता है, ठीक है। तो ऐसे फंसने वाले गैंगस रिवर डॉल्फिन्स को बचाने के लिए एक गाइड रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, इंडियन प्रोग्राम एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने, जो उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। आप देखिए गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स हैव बीन डेजिग्नेटेड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया सिंस 2010। ये डेट आप ध्यान दीजिएगा, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन डिक्लेयर्ड है या फिर कब डिक्लेयर किया था, 2010, क्योंकि इस तरह के एक स्टेटमेंट मैंने रिसेंटली के एग्जामिनेशन में देखा था। आप देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना एंड फ्लोरा साइट्स जिसको बोलते हैं, इसका अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। द स्पीशीज हुज ग्लोबल पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 4000, ठीक है। देखिए गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन का ग्लोबल पॉपुलेशन अभी 4000 के आसपास है।
और इसमें जो 80% है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखता है। एंड दे ऑफन एक्सीडेंटली एंड द कैनाल चैनल्स इन द नॉर्थर्न इंडिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये एक्सीडेंटली इरिगेशन कैनाल्स में घुस जाता है और ये वापस जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो फंसने वाले गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स को बचाने का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है इन लोगों ने, ठीक है। आप देखिए, फाउंड थ्रू आउट द गैंगस, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, गैंगस रिवर डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका, इज ए ग्लोबल प्रियोरिटी एंड इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थी एक्वाटिक सिस्टम्स। देखिए, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन का मेजर हैबिटेट कौन कौन सा इधर बताया है। एक तो गैंगस ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम है, फिर नेपाल में कर्नाफुली सांगू रिवर सिस्टम है, फिर बांग्लादेश में भी है, ठीक है। तो ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ना, बेसिकली एक हेल्थ इंडिकेटर है। हेल्थ इंडिकेटर मतलब क्या है? देखिए, अगर ये कोई भी वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो वाटर में पोल्यूशन लेवल कम है, मतलब हेल्थी एक्वाटिक सिस्टम है वो। क्योंकि ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है ओनली हेल्थी वाटर्स में भी सर्वाइव कर पाता है। तो दिस इज ए हेल्थी इंडिकेटर, राइट। Only 3 species of freshwater dolphins are remaining on the earth। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेशवाटर डॉल्फिन्स जो है, देखिए डॉल्फिन्स दो तरह के, एक तो फ्रेशवाटर डॉल्फिन्स है, जैसे हमारी ये गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, इंडस रिवर डॉल्फिन है, और सी वाटर डॉल्फिन्स भी है। तो ओनली 3 species of freshwater dolphins are remaining on earth आफ्टर द फंक्शनल एक्सटेंशन ऑफ चाइनीज रिवर डॉल्फिन बाईजी इन 2006। ठीक है, 2006 में चाइनीज रिवर डॉल्फिन, जिसका बाईजी बुलाता था, उसका एक्सटेंशन हुआ था। इसके बाद अभी 3 ही स्पीशीज बचा हुआ है। तो इस तरह की गेट्स या डॉक्यूमेंट्स या मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिवर डॉल्फिन्स का हैबिटेट प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 में बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है एथियोपिया फोर्सेस टिग्रेन रिबेल्स बैटल। देखिए, एथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद साहब ने सिटीजन को यह बोला है टू रीडबल देयर एफर्ट्स टू कॉम्बैट द राइवल टिग्रे फोर्सेस। टिग्रे फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद साहब ने सिटीजन को बोला है, क्योंकि ये जो टिग्रे पीपल है या फिर टिग्रे की तरफ से जितने भी लोग हैं वो अब एथियोपिया का मेजर सिटीज को कैप्चर कर रहा है। आप देखिए दोस्तों, ये समझने के लिए आपको ये पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ टिग्रे क्राइसिस सर्च कीजिए, आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने पूरे बैकग्राउंड समझा रखा है, आपको वो वीडियो देखना है। या तो मैं अब आपको ब्रीफली समझा देता हूं क्या इश्यू है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एथियोपिया का मैप देख लीजिए। एथियोपिया का लोकेशन जो है ईस्टर्न अफ्रीका में है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको बोलते हैं। इनके नॉर्थर्न साइड में एरिट्रिया आपको दिख रहा है, वेस्टर्न साइड में सूडान एंड साउथ सूडान, और साउथर्न साइड में केनिया, एंड ईस्टर्न साइड में ऑब्वियसली सोमालिया। अब ये एथियोपिया का जो नॉर्थर्न रीजन है दोस्तों, ये है टिग्रे रीजन। ठीक है, एक्चुअली क्या था, बहुत पहले एथियोपिया में काफ़ी सारे अलग अलग रीजन्स थे जहां अलग अलग गवर्नमेंट्स थे, अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट्स। अब इनमें सबसे डोमिनेटिंग गवर्नमेंट था टिग्रे का, और ये बाकी सारे रीजनल गवर्नमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रहा था। तो टिग्रे वाले जो है वो अच्छा खासा उधर रूलिंग कर रहा था, पर इनके अगेंस्ट काफ़ी एलिगेशंस थे। ये तो दोस्तों ये है कि काफ़ी सारे करप्शन रिप्रेशन का एलिगेशंस था, तो भी से बात है, लोग प्रोटेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो एथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद साहब ये प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो 2018 में ये जो टिग्रे फोर्सेस हैं इन्हें टॉपल करके पावर में आ गया एथियोपिया में। ठीक है, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था ये जो टिग्रे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फाइनली 2018 में अबी अहमद साहब एथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर बने। जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बना, उन्होंने सबसे पहले टिग्रेन गवर्नमेंट लीडर्स को रिमूव किया, अक्यूज्ड ऑफ करप्शन, रिप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे अबी अहमद साहब का जो पार्टी का नाम था प्रॉस्पेरिटी पार्टी, नाम था नहीं, नाम है प्रॉस्पेरिटी पार्टी। ठीक है, आप क्या है ना दोस्तों, जैसे टिग्रेन गवर्नमेंट लीडर्स को रिमूव किया तो वो चुप बैठेगा नहीं, तो वो एथियोपियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट करने लग गया। वो ये बोलने लग गया कि अबी अहमद साहब सेंट्रलाइज्ड रूलिंग करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें पता है कैसे रूलिंग करना है, तो इनको हम शांति से गवर्नमेंट चलाने नहीं देंगे। तो तब से लेके अब तक बेसिकली नवंबर 2020 में एक्चुअली ये फाइटिंग शुरू हुआ था, ये टिग्रे रीजन के रिबल्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो तब से फाइट चल रहा है, वायलेंस ही वायलेंस है, दोनों तरफ से वायलेंस चल रहा है, जिसकी वजह से नवंबर 2020 से अब तक करीब थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डेथ हुआ है, एंड 3,50,000 लोग अभी भी फेमेन कंडीशंस में रह रहा है। तो यह है बेसिकली इश्यू। तो अब जाके एथियोपिया का प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद साहब ने बोला है सिटीजन्स को जो इनके सपोर्ट में कि जो टिग्रे रिबल्स इनके अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए। ठीक है,
तो वही न्यूज़ है दोस्तों। वैसे आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेली समझा रखा है, बैकग्राउंड क्या है, क्या हुआ था, ये सारी बातें। वैसे एक और बात है, एबी अहमद साहब जैसे प्राइम मिनिस्टर बने थे वो काफ़ी सारे पीस नेगोशिएशंस किया था, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स था, इथियोपिया के अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स था रीजन वाइज। तो ये सबको इन्होंने सॉर्ट आउट किया था, बाउंड्रीज वगैरह डिसाइड किए थे। टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो हो रहा था नेबरिंग एरिट्रिया के साथ, एरिट्रिया का लोकेशन मैंने दिखाया था ना, ये एरिट्रिया के साथ भी बाउंड्री इशूज़ था, ये सब इन्होंने सोल्व किया था पीसफुली। तो इन्होंने 2019 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको एक न्यूज़ काम आएगा। आज का फाइनल न्यूज़, श्रीलंका फिशर लीडर्स मीट इंडियन एनवॉय। देखिए, नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका के फिशरमैन कम्युनिटी के लीडर्स इंडियन हाई कमिश्नर से मिला है कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है। अब वैसे हाई कमिश्नर का ऑफिस कैपिटल सिटीज में ही रहता है, ठीक है। आप देखिए किस लिए मिला है लोग, क्योंकि इनका कुछ कंसर्न्स है। इससे पहले आप एक मैप देख लीजिए, यह है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो पाक बे है, इसका मैप। बे मतलब जब भी कोई लैंड का पार्ट इस तरह अंदर की तरफ कर्व लेते हैं, इसे हम बे बोलते हैं। तो ये पाक स्ट्रेट है, ये आपको पता है, ये पूरा है पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट एक्चुअली एक फिशिंग स्पॉट है। तो बेसिकली ये जो एरिया ना दोस्तों, ये इंडियन पार्ट है, ये रामेश्वरम है इधर। अब ये रामेश्वरम कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमिलनाडु का सथर्न मोस्ट या फिर साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो, रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के जो फिशरमैन है वो ये फिशिंग ग्राउंड यूज करते हैं फिशिंग के लिए, एंड नॉर्थन श्रीलंका के जो फिशरमैन है वो भी इधर ही यूज करते हैं। एंड इसके बीच में इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लेन है। रूल ये कहता है कोई भी फिशरमैन इधर से इधर नहीं जाना चाहिए और इधर के लोग इधर नहीं आना चाहिए, ये सब रूल्स है ऑलरेडी। पर अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों श्रीलंकन फिशरमैन कम्युनिटी का? आप देखिए क्या है ना दोस्तों, ये जो इंडियन फिशरमैन है वो डीप सी फिशिंग वेसल्स यूज करते हैं फिशिंग के लिए, और ये लोग बॉटम ट्रोलिंग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, बॉटम ट्रोलिंग करने से ये जो मरीन एक्वाटिक इकोसिस्टम है ये खराब हो सकता है। खराब हो सकता है नहीं, खराब होगा, क्योंकि बॉटम ट्रोलिंग में क्या होता है, इस तरह डीप सी फिशिंग वेसल्स रहेगा, इसमें से इस तरह नेट छोड़ दिया जाएगा। ये नेट जो है नीचे सी फ्लोर तक पहुंच जाएगा और ये वेसल जो है ये आगे जाएगा, और आगे जैसे जाता जाएगा ये भी साथ में जाएगा, और ये सी फ्लोर में जितने फिश है उसको पकड़ते हुए आगे जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, सी फ्लोर में जितने और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, सी ग्रास है, प्लांट्स है, ये सब खराब हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज नॉट ए सस्टेनेबल मेथड ऑफ फिशिंग। तो इसके अगेंस्ट अभी श्रीलंकन फिशरमैन कम्युनिटी के लीडर्स जो है इंडियन हाई कमिश्नर से मिला है, और उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप जाके न्यू दिल्ली में बोलिए या फिर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के ये जो एरिया में जितने फिशरमैन हैं उनको ये डीप सी फिशिंग वेसल्स यूज करने अलाउ करना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बॉटम ट्रोलिंग है इसे बंद करना है, इसलिए ये लोग मिला है, राइट। द फिशर कम्युनिटी लीडर्स रिकॉल द इंडियन साइड हैड एग्रीड ट्वाइस इन 2010 एंड 2016 टू फेस आउट एंड एंड द प्रैक्टिस ऑफ बॉटम ट्रोलिंग। देखिए, फिशर कम्युनिटी लीडर्स ने यह बोला कि इंडियन साइड 2 बार ये एग्री किया था कि हम बॉटम ट्रोलिंग नहीं करेंगे, एक बार 2010 में और 2016 में, पर अभी भी ये चल रहा है। इसे पूरा जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं एंड जो सी फ्लोर में जितने एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो खराब हो जाते हैं, तो इसे अभी बंद करने की जरूरत है। बस वही है दोस्तों, पूरा इश्यू मैंने एक अलग वीडियो में समझा रखा है, आप पाक बे करके सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी नाम के साथ। तो आई होप आपको न्यूज़ क्या है, बैकग्राउंड क्या है, समझ में आ गया। तो वही है, पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये न्यूज़ काम आएगा। तो दैट्स एंड ऑफ इट दोस्तों। आई होप आप मुझे फॉलो कर पाया, जितनी भी न्यूज़ मैंने आपके लिए कवर किया वो आपको समझ में आ गया। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।